हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक तत्वों के प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत तीन नए प्रॉपर्टीज़। इसके पहले हमने तीन प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली थी, जिसमें हमने परमाणु त्रिज्या की बात की थी, गलनांक और क्वथनांक की बात की थी और साथ में ऑक्सीकरण अवस्था की बात की थी। आज हम तीन नए प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, जिसमें पहला है चुंबकीय व्यवहार या चुंबकीय गुण। यदि चुंबकीय गुण की बात करूँ तो चुंबकीय गुण में दो चीज़ों को मेजर किया जाता है, अर्थात इसके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें या तो इसमें शॉर्ट नोट लिखने वाला क्वेश्चन आता है या फिर इनके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा किस प्रकार से चुंबकीय गुण दिखाता है। इसमें पहला चुंबकीय गुण की बात करूं तो इसको बोला जाता है प्रतिचुंबकीय। इसको अंग्रेजी में डायमैग्नेटिक बोलते हैं। अब प्रतिचुंबकीय का अर्थ होता है कि यदि हम किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, अर्थात किसी आयन का और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो उसमें यदि सबके सब इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर में है, अर्थात सबके सब जोड़े में है, कोई भी अकेले नहीं पड़ा है, तो उस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग डायमैग्नेटिक या फिर प्रतिचुंबकीय कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। ठीक है। अब इनकी खासियत और बताऊं तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं, अर्थात जिनमें सबके सब जोड़े में पाए जाते हैं, इनको यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये कंपाउंड उनके प्रति प्रतिकर्षण दिखाते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के प्रति ये कंपाउंड प्रतिकर्षित होते हैं, रिपल्सन करते हैं। ठीक। अब इनकी यदि खासियत देखें तो इसमें क्या होता है, चूंकि कोई इलेक्ट्रॉन इसमें अयुग्मित अर्थात अनपेयर्ड ने होते नहीं है, सबके सब पेयरिंग में होते हैं, इसलिए यहाँ चुंबकीय आघूर्ण जिसको म्यू से दर्शाते हैं, इसका मान हमेशा जीरो रहता है। और एन अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसको स्मॉल एन से दर्शाते हैं, इसकी संख्या भी जीरो रहती है। अब इनको कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है म्यू। म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट या फिर चुंबकीय आघूर्ण बराबर n+2 ब्रैकेट के अंदर, और इसमें टोटल का अंडर रूट, और साथ में हम लोग लिखेंगे बोहार मैग्नेटान। इसका यूनिट होता है बोहार मैग्नेटान। ठीक है। यहाँ पे n क्या है, a है, n है हमारा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसको हम लोग कैसे जानते हैं कि प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय, जैसे कि उदाहरण ले रखा हूँ स्कैंडियम +3। अब स्कैंडियम का हम लोग जानते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 21 होता है। स्पेशली क्लास 11th के लिए 21 से 30 तक का, अर्थात जिंक तक का, स्कैंडियम से जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद करना है, अर्थात प्रैक्टिस करना है। और ये भी कर सकते हैं कि इनके परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर भी याद करें, ताकि ऐसे क्वेश्चन बनाने को मिले। जैसे स्कैंडियम +3 है, यदि मैं सामान्य स्कैंडियम रखता जिसका परमाणु क्रमांक 21 है और इसमें कोई यदि इलेक्ट्रॉन कम नहीं हुए हैं, अर्थात ऐसा आयन नहीं होता, तो मैं ऐसा लिखता 3d1 और 4s क्या लिखता, 2 लिखता, और साथ में मैं लिख देता सामने में आर्गन। ये किस केस में, जब स्कैंडियम के ऊपर +3 नहीं लगा, अर्थात चार्ज नहीं लगा है। लेकिन स्कैंडियम के ऊपर +3 चार्ज लग गया तो देखिए 2 यहाँ से और एक कहाँ से 3d से चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ AR हो गया। AR मतलब परमाणु क्रमांक 18 वाला, आर्गन जैसे बन गया। अब 18 वाले में क्या होते हैं, सबके सब इलेक्ट्रॉन पूरे फिल होते हैं। देखिए 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, इनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में है, इसलिए यहाँ पे n का मान क्या है, 0 है। अब इस n का मान इस सूत्र में पुट करूँ, ये सूत्र आपको बहुत काम आएगा, इसको आपको याद करना है। ठीक है। मतलब जो हमारे अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले हैं उसमें यदि चुंबकीय आघूर्ण या म्यू का मान निकालने के लिए आता है तो यही फार्मूला का उपयोग करना है। यदि मैं n का मान इसमें जीरो पुट करूँ, ये देखो 0 0 +2 ब्रैकेट बंद, तो ये देखिए इससे 2 हो जाएगा और 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, इसलिए यहाँ लिखा म्यू का मान हमेशा 0 होगा। कब, जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कोई भी नहीं, अर्थात सबके सब इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, पेयर में होंगे। ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्या, स्कैंडियम। यदि मैं जिंक की बात करूं, Zn, तो सामान्य जिंक का होता है हमारा 30, इनका भी है वैसे ही, इनके मतलब एटॉमिक नंबर वही है, लेकिन सामान्य जिंक यदि लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 3d10 और 4s2, अर्थात अंतिम स्थिति को। लेकिन जिंक +2 यदि हो जाए, अर्थात ऐसा कुछ हो जाए जिंक +2, तो क्या करूँगा, इस ए से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा, अर्थात उस एस से, तो क्या हो जाएगा 3d10 और हो जाएगा 4s 0। तो इस तरीके से सारे के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पेयर वाले हो जाएंगे, इसलिए n का मान क्या हो जाएगा, 0। अब n का मान 0 हो जाएगा तो म्यू का मान भी क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर में किए हैं वैसे ही म्यू का मान भी इसके केस में 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। चूँकि इसमें अब सबके सब पेयर में आने लगे, जैसे ये भी पेयर में ही है सबके सब, तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रतिचुंबकीय अर्थात डायमैग्नेटिक बोल सकते हैं। यह भी सबके सब पेयर में है इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी आयन के फॉर्म में, तो इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। ठीक। अब अनुचुंबकीय गुण अर्थात पैरामैग्नेटिक की बात करूं तो इनकी खासियत ये होती है कि यहाँ कोई ना कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, और इन यौगिकों को यदि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति ये क्या है, आकर्षित दिखाते हैं। आकर्षण मतलब उनकी ओर आकर्षित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई होता ही है। अब इसकी एक और खासियत होती है कि ये जो अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक गुण है वो स्पेशली सारे जो संक्रमण तत्व हैं उनके द्वारा शो होता है, जो कि ये लास्ट में पॉइंट लिख रखा हूँ।
अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो संक्रमण तत्व होते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट, उनकी खासियत होती है कि जो उसका डी होता है उसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन कम रहे, अर्थात 10 से कम हो तभी संक्रमण तत्व बोलते हैं उसको, जो कि हमने इस यूनिट की स्टार्ट में जो पहला लेक्चर था उसमें पढ़ा भी है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, अर्थात डी पूरा ना भरा रहे। पूरा भरा रहेगा तब तो 10 है, लेकिन पूरा नहीं भरा रहेगा तो क्या हो जाएगा, 9 भरेगा, 8 भरेगा, 7 भरेगा, ऐसे तो उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या मिलेगी ही मिलेगी। अचानक ही कोई केस ऐसा रहेगा जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। एक और यहाँ पे म्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। म्यू अर्थात ये जो हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूला को ये वाले चुंबकीय अनुचुंबकीय अर्थात अनपेयर वाले में यूज़ करें तो म्यू का मान कभी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा? क्योंकि एन का मान यहाँ कुछ ना कुछ आएगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन का। जैसे मैं देखो यहाँ पे क्या लिखा हूँ अभी, वेनेडियम। वेनेडियम का कितना होता है 23। यदि मैं सामान्य लिखूँ तो ये लिखूँगा मैं 3d3 और 4s2 लिखूँगा, और साथ में क्या लिख दूँगा सामने आर्गन। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया है, वेनेडियम +2 लिया है या 2+ लिया है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो गए, कम हो गए, तो क्या हो जाएगा, आर्गन हो गया। अब ये 3d3, 4s क्या हो गया, 0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हट गए। अब डी में देखिए, डी के टोटल हमारे कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना है, 3, क्योंकि वेनेडियम था तो 3 हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिल गया, अर्थात एन का मान कितना हो गया इसके केस में 3 हो गया। अब इसी को मैं यदि इस फार्मूला में उपयोग करूँ ये वाले में, अर्थात इसका मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण निकालूँ तो एन का मान रखो 3 और 3+2 और ये अंडर रूट इधर BM बोहार मैग्नेटान। देखिए 3 तो 5 और 5 दिया 15, अंडर रूट 15। अब यदि मान लो ये अंडर रूट 16 होता तो मान कितना आता, म्यू का मान 4 आता, 16 का 4 होता है अर्थात 4 होता है, तो 15 है तो कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट करके आएगा, 4 तो आएगा नहीं, 3.83, 3.84 अर्थात 3.85, 3.83 ऐसे। तो अब इससे हमने क्या समझा, इससे हमने ये समझा कि यदि एन का मान जो भी रहेगा वही मान हमको यहाँ देखने को मिलेगा, मतलब 3.8384 ऐसे आसपास रहेगा। ये अंदाज से मैं ऐसी बना रहा हूँ, आप एक्चुअल डाटा बुक में पता कर लेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट करके ही रहेगा। अब जरूरी नहीं है 8 3 रहे, 8 5 8 6 कुछ भी ऐसा हो सकता है। 4 तो नहीं रहेगा, क्योंकि 4 रहता तब 15 की जगह वो 16 होता। ठीक है, 16 का होता है 4। तो इससे हमने ये समझा कि एन का मान जैसे यहाँ 3 है तो शुरू में हमको 3 देखने को मिलेगा। मान लो यहाँ 4 रहता तो ये जब कैलकुलेशन करते तो यहाँ हमको शुरू में देखने को मिलता 4। मान लो यहाँ एन का मान 5 रहता, अर्थात अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 होते तो यहाँ हमको 5 मिलता, अर्थात 5 पॉइंट करके कुछ आता। तो इससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि किसी का भी मैग्नेटिक मोमेंट यदि हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया रहे तो उससे हम ये पता कर पाएंगे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या के ही लगभग आसपास उसका जो शुरू का आंकड़ा रहेगा वो मिलता जुलता रहेगा। जैसे यहाँ 3 है तो शुरू का जो इसका स्टार्टिंग है वो 3 से हुआ है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसी तरीके से आयरन का देखिए, ये Fe+2 है। आयरन का कितना होता है, आयरन का होता है 26। यदि हम सामान्य रूप से लिखें तो 3d6 और 4s2 लिखेंगे, लेकिन Fe2+ है तो मैं इसको कर दूंगा 3d6 और 4s क्या करूँगा 0। क्यों? क्योंकि 2+ हो गया तो s से तो निकाल दिया। अब d6 का अर्थ है ये कि d में मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 4, और ये हो गया 5 और ये 6। 5 इसलिए क्योंकि हमारे 5 ही ऑर्बिटल होते हैं, 6 ऑर्बिटल नहीं होते। ठीक, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं उसकी। तो चलिए देखते हैं चुंबकीय गुण अर्थात चुंबकीय व्यवहार के अंतर्गत उसके क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं और किस तरीके से हल करेंगे और अपना ट्रिक क्या अपनाएंगे। देखिए पहले ये जो 4 टाइप का क्वेश्चन लिखा हूँ ये चुंबकीय जो गुण होते हैं या व्यवहार होते हैं उस सेक्शन से पूछे जाते हैं। अब इनको हल कैसे करेंगे, देखिए पहला है निम्न में से अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक को पता करिए। कैसे पता करेंगे, कुछ एक को मैं क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें आप खुद से ट्राई करिएगा। जैसे टाइटेनियम 3+ लिखा हूँ, टाइटेनियम 3+। टाइटेनियम का होता है हमारा एटॉमिक नंबर 22। लिखते कैसे हैं उसको, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लास्ट वाला कन्फिग्रेशन देखें तो 3d2 और क्या लिखेंगे 4s2। 22 में 3d2 और क्या लिखेंगे 4s2, और सामने में क्या रहेगा, इसके सामने में रहेगा आर्गन। लेकिन हमारे पास क्या है, टाइटेनियम 3+ लिखा है। टाइटेनियम 3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन मुझे हटाने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं तो कैसे हटाऊंगा, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से। तो हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक और हटेगा यहाँ से, तो 3d1। यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। ठीक है, तो आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी पता करना है ताकि आपको आइडिया रहे। आगे जब इसके बाद का टॉपिक पढ़ेंगे कलर वाले, कि जो संक्रमण धातु हैं वो कलर भी शो करते हैं अर्थात रंगीन आयन बनाते हैं, तो उसका कारण भी यही रहेगा कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब रहेंगे तो कलर शो करेंगे, उसमें ट्रांजिशन होना स्टार्ट होगा, तो उसको हम लोग उस सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से n =
वन। अब वन मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, वन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसी तरीके से देखिए जिंक 2+ लिखा है, जिंक 2+, समान जो हमारा जिंक होता है उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक होता है 30। यदि मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा सामान्य जिंक का, तो मैं लिखूंगा 3d10 और क्या लिखूंगा 4s2। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 2+ लिखा है। 2+ मतलब मुझे यहाँ से हटाना है 2, तो हटा दूंगा आयन के फॉर्म में, तो हो जाएगा 0। और इसके पहले का स्थिति क्या रहेगा, इसके पहले रहेगा हमारा आर्गन 18 वाला। अब देखिए डी में पूरे के पूरे भरे हैं अर्थात, और इसके पहले जो आर्गन है उसमें भी पूरा भरा रहता है, सब का सब 18 अर्थात सारे इलेक्ट्रॉन पूरे फिल होते हैं। तो इस कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का मान 0, एन का मान 0, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रति चुंबकी। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। एन का अर्थ है यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो वैसे बाकी को भी करना है, जैसे कॉपर प्लस मतलब सिंगल स्टेट वाला, और 2+ रहता है तो उसको हम लोग क्यूप्रिक बोलते हैं। ये तो क्यूप्रस हो गया, इसको बोलेंगे क्यूप्रिक आयन। तो ये क्यूप्रस आयन Cu+ कॉपर का होता है 29 एटॉमिक नंबर। यदि ये प्लस नहीं रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग, 3d10 लिखते हैं और 4s1। ये एक्सेप्शन अर्थात अपवाद वाला स्थिति भी रहता है, आप बाब के नियम के लिए पालन नहीं करते। अब चूंकि प्लस लिखा है तो एक यहाँ से हटेगा, हटेगा तो ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 3d10, और इसके पहले का स्थिति क्या हो जाएगा Ar, ठीक है, आर्गन। और एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0, क्यों, क्योंकि सबके सब यहाँ जोड़े में है, पेयर्ड हैं पूरे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकी, प्रतिचुंबकी। और इसी को अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, डायमैग्नेटिक। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। और यहीं यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और बताइए इसका चुंबकीय गुण क्या है, तो चुंबकीय गुण का अर्थ यही है कि वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, वो पूछना चाह रहा है, अर्थात अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। यदि है तो हम लोग हमेशा अनुचुंबकीय बोलेंगे, चाहे कितना भी अनपेयर रहे। और सबके सब यदि पेयर में है अर्थात जोड़े में है, तब हम लोग उसको हमेशा बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। और यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देता है, जैसे मान लो इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुझे लिखना होता, तो सिर्फ ऐसा लिख के काम नहीं चलाना है, पूरा लिखना है आपको ऐसा, 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6। उसके बाद क्या है, यही 3d10 और 4s0। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। मतलब पूरा लिखेंगे, बिना आयन के पहले लिख लेना, ऐसा सिर्फ कॉपर का है करके, इस टाइप से। बिना आयन के लिखेंगे तो यहाँ 4s1 रहेगा, उसके बाद फिर ऐसा कॉपर प्लस करके, तो एस से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हटेगा। तो मैं इसी को ऐसा बना दिया हूँ पूरा। तो आप सबको जोड़ लेना, ये यहाँ तक पूरा आर्गन का स्थिति बनेगा अर्थात 18 इलेक्ट्रॉनों का, बाकी इसके और एक्स्ट्रा वाले। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसी तरीके से अब देखिए, ये तो हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन था। इसमें बाकी जो भी है जैसे Cu2+ है, ये सब चीज़ें भी आप इसी तरीके से बनाकर देख सकते हैं, ऐसी प्रतिचुंबकी अनुचुंबकी आप इस तरीके से चेक करना। तो ठीक है। और आपको यदि कन्फ्यूजन रहेगा कि कौन सा किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उसको चेक करने के लिए जैसे देखो यहाँ पे 3d1 लिखा है, वैसे डी का पहले 5 डिब्बा बना लेना अर्थात उनके ऑर्बिटलों को बना लेना। 10 लिखा है तो ऐसा भर के देख लेना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब के सब पेयर में है, इसलिए आप प्रतिचुंबकी बोलेंगे। मान लो 3 है अर्थात एन का मान यदि 3 आता है तो ऐसा 1 2 3 इस टाइप से बना के देखेंगे मैनुअल, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। यहाँ देखिए निम्न में से किसमें अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अर्थात किसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वो पता करना है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेना, क्रोमियम 24 होता है, 3d5 लिखते हैं, और 4s क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ये 5 सिंगल सिंगल ऐसे भरे रहेंगे, 3 4 5 और एस में 1, तो यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 6 है। ठीक है, एस का एक ऑर्बिटल होता है, तो एस का एक ऐसा रहेगा और डी का 5 होता है, तो सब में एक एक रहेंगे। उसमें देखिए आयरन, आयरन का होता है 26 एटॉमिक नंबर, ये रहेगा 3d6 और 4s2, एस तो पूरा पैक हो गया। अब डी में देखिए 6 भरा रहेगा, तो 1 2 3 4 5 यहाँ रिपीट हो जाएगा 6, तो अयुग्मित कितने बचेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 बचेंगे। वैसे ही यदि वेनेडियम का देखूँ तो ये हो जाएगा 3d3 और 4s2, यहाँ पे एन का मान क्या हो जाएगा 3। स्कैंडियम का देखें, स्कैंडियम 21 होता है, यहाँ पे देखो 3d1 और 4s2, यहाँ पे एन का मान 1, तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्रोमियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन का मान ज़्यादा है, और सब के सब क्या है हमारे अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं, क्योंकि सब में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। मान लो इसमें नहीं रहते, आयन के फॉर्म में रहता कोई, तो यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कम भी हो जाता। यहाँ पे देखिए चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए बोला है, तो इसको हम लोग ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने एक सूत्र लिख रखा है। पहले तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लो, कैसे निकालेंगे, टाइटेनियम 2+ का, टाइटेनियम का कितना होता है, 22 होता है। ठीक है, 22 होगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये हो जाएगा अपना समान यदि नहीं रहता तो ये होता 3d2 और क्या लिखते 4s2, लेकिन 2+ लिखे हैं, 2+ लिखे हैं मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटेगा, तो ये हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये 3d2 अर्थात एन का मान कितना हो जाएगा 2। अब हमारा एक सूत्र है, हमने पीछे पढ़ रखा है, क्या सूत्र पढ़ा है, म्यू,
इक्वल टू इस तरीके से n+2 और इधर क्या लिखते थे, बोहर मैग्नेटान। n का मान कितना, n का मान टाइटेनियम के लिए 2 आया है, तो यहाँ 2 लिखो, फिर 2 दहन 2, तो 2 2 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, √8। यदि 9 रहता तो मान कितना आता, 3 आता, अर्थात 3 आता, 9 का √3 होता है। लेकिन यहाँ पे 8 है तो हमारा जो वैल्यू रहेगा वो किस में आएगा, 2 पॉइंट आएगा, 3 तो नहीं आएगा, 3 आता मतलब वो 9 होता, 2 पॉइंट करके। अब देखो इसमें ऑप्शन देख लो कि इसमें 2 पॉइंट वाला है, ये देखो सी वाले में है ना 2.84। तो ऐसे आपको गेस करना है। मान लो यहीं पर एन का मान 3 आता तो मैं 3 वाला ऑप्शन चुनता, इसमें देखो 3.87 है। मान लो एन का वैल्यू 0 आता तब ए वाला चुन लेता। मान लो एन का वैल्यू 5 आता तो मैं ये ऑप्शन चुनता। क्यों, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा भी है कि जो एन का मान है उसके हिसाब से जो म्यू का मान है, वो एन का मान बढ़ेगा तो म्यू का मान बढ़ेगा, और एन की संख्या से आपको डिसाइड करना है। एन का मान 2 है तो 2 पॉइंट करके रहेगा। तो ऐसे मतलब इस तरीके से आपको याद नहीं करना है, ऑप्शन दिया रहेगा कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का। 3 रहेगा तो 3 वाला को चुनना है, 2 रहेगा यहाँ पर तो मैं 2 वाले को चुना हूँ। मतलब ये 2 का अर्थ है ये सामने 2, ठीक है। 3 अनपेयर्ड रहते तो ये सामने 3 रहता, उसके बाद वाला तो उसको चुनते। 5 अनपेयर्ड मतलब ये है उसका मान ऐसा। एक और देखिए, द्विसंयोजी आयन। द्विसंयोजी आयन का अर्थ है कि +2 आयन बनाने वाला। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए यदि उसका परमाणु क्रमांक कितना है 25 हो, तो ये होता है मैग्नीज का। मैग्नीज का 25 होता है और +2 बनाता है ऐसा। मैग्नीज के केस में यदि लिखूँ तो ये लिखता मैं 3d5 और 4s2 लिखता। कब लिखता, आर्गन के साथ ऐसा जोड़ के, जब मैं इसके ऊपर +2 का चार्ज नहीं होता। लेकिन +2 का चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ से हटेगा और ऐसा हो जाएगा 0। तो हमारे पास कितना 3d5 हो जाएगा। और 3d5 का अर्थ है कि मेरे पास क्या है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऐसे। एन का वैल्यू क्या है 5 है। अब एन का वैल्यू इसी सूत्र में पुटअप करिए, उसी के लिए कौन सा, जो हमारा मैग्नीज वाला है उसके लिए म्यू इक्वल टू 5 और 5+2 √, ऐसा। और ये इधर क्या हो जाएगा बोहार मैग्नेटान। 5 2 7 हो गया और 7 पंचे हो गया 35, 3 5 √3 5 बोहार मैग्नेटान। अब इसका वर्गमूल यार √, निकालने में बहुत दिक्कत होता है। यदि ये 36 रहता था 36 तब तो 6 होता, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 5 पॉइंट करके आएगा। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको √, का मान दिया रहेगा कुछ ना कुछ, आप ऐसे अचानक से ज्ञात नहीं कर सकते कितना होगा। मतलब ये 6 भी नहीं होगा और पूरा 5 नहीं होगा, 5 पॉइंट करके आएगा। चूंकि यहाँ पे हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है। तो ये देखिए ऊपर वाला एक क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन था 5.92। यही जो √, यह है ना 35 जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं उसी का वो मान होता है 5.92। तो ये मान आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेंगे, वो उसका √, कुछ ना कुछ मान दिया रहेगा ऐसे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तो उम्मीद है क्वेश्चन आपने बनाना सीख लिया होगा। इसके जो क्वेश्चन बचे हैं उसको आप बनाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ये सारी चीज़ आपको बनेगा। इसको जल्दी से नोट करिए। फिर हम लोग जो आज का अगला इसका करेक्टर है वो पढ़ेंगे कि जो हमारे संक्रमण तत्व हैं या संक्रमण धातु हैं वो कलर क्यों शो करते हैं और कलर आयन क्यों बनाते हैं। उसी में पढ़ेंगे डी ट्रांजिशन क्या होता है वास्तव में। चुंबकीय गुण के बाद अब हम पढ़ते हैं संक्रमण धातु किस तरीके से कलर शो करते हैं, अर्थात इनके जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे रंगीन आयन बनाते हैं, रंगीन कंपाउंड बनाते हैं या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसके क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जो कि हम लोग जब इसका एंड करेंगे तो उसके बाद इसका क्वेश्चन भी देखेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। तो रंगीन आयन या यौगिक का निर्माण करने के लिए 2 चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। एक तो होता है डी ट्रांजिशन, जिसको डी संक्रमण भी कहते हैं, और दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। डी जो ट्रांजिशन होता है वो मुख्य रूप से D1 से D9 तक के जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनमें पाया जाता है। अर्थात जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उस वाले केस में डी ट्रांजिशन होगा। अब डी ट्रांजिशन क्या होता है ये समझते हैं। ये स्टेटमेंट आप अपने सुविधा के हिसाब से पढ़ लेंगे। मैं इसमें वही चीज़ लिखा हूँ कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या फिर उसको ऐसा बोल सकते हैं N-1D कक्षक जिसके अपूर्ण है अर्थात इनकम्प्लीट रूप से भरे हैं, पूरे ना भरे हों, अर्थात D10 ना रहे, D10 से कम रहे, तो उस स्थिति में ये डी संक्रमण पॉसिबल है। अब डी संक्रमण क्या है वो समझते हैं। हमारा क्या होता है, जो डी ब्लॉक के तत्व के कंपाउंड होते हैं उस कंपाउंड में एक लिगेंड भी पाया जाता है, अर्थात ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े यौगिक बनाते हैं। इसको इसके बाद के जो यूनिट है अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सामान्य रूप से ये समझें कि जो डी ब्लॉक के कंपाउंड बनाते हैं वो बड़े साइज़ के बनते हैं इनके यौगिक, और उसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ी रहती हैं उनको लिगेंड कहा जाता है। और लिगेंड वो चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं या दान कर सकते हैं। किसको दान कर सकते हैं, जो हमारे मेटल हैं डी ब्लॉक वाले, अर्थात डी ब्लॉक के जो तत्व उसके साथ जुड़े रहेंगे उनको दान कर पाएंगे। क्यों दान कर पाएंगे, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व में क्या है 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 10 रहेगा तब तो उसको हम लोग संक्रमण तत्व मानते नहीं हैं। तो 1 से 9 तक के इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब जो खाली जगह बचा रहेगा, चाहे 1 रहे या फिर जितना भी रहे, वो खाली जगह में जो भी लिगेंड रहेंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन को एंट्री करा पाते हैं, भर देते हैं। इससे होता क्या है कि जो डी के हमारे कक्षक होते हैं 5 प्रकार के इस तरीके से,
डी के 5 कक्षक होते हैं और इन कक्षकों को जैसे यहाँ से यहाँ तक इसको T2G बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक को EG बोलते हैं। ई का अर्थ 2 होता है और जी का अर्थ होता है जीरेड और टी का अर्थ होता है ट्रिपलेट अर्थात 3 और यहाँ भी जो जी रहता है उसका जीरेड। यहाँ पे जो है अपने DXY YZ और DZX ऑर्बिटल हैं और ये वाले में DX² Y² और DZ²। ये जो बाकी 2 बचे ऑर्बिटल हैं वो है हमारे। ये हमारे अष्टफलकी जब कंपाउंड बनाएंगे अर्थात डी ब्लॉक के तत्व जब ऑक्टाहेड्रल शेप के कंपाउंड के साथ जब जुड़ेंगे तो उस स्थिति में ऐसा रहेगा। जब लेकिन वही टेट्राहेड्रल बनाएंगे अर्थात चतुष्फलकी बनाएंगे तो ये जो जी शब्द रहेगा ना वो हटेगा। इसको हम अगले यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा था कि हमारे जो कंपाउंड बनते हैं डी ब्लॉक के उसमें क्या होता है कि डी ब्लॉक के तत्वों के साथ उसमें और कंपाउंड जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं लिगेंड। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं FeCN6 और यहाँ लिख देता हूँ K4 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इसको बोलते हैं। तो ये कंपाउंड है और ये हमारा डी ब्लॉक का तत्व है। इसमें स्पेशली ये आयरन और इसको कॉम्प्लेक्स या यौगिक बोलते हैं। तो इस टाइप के जो कंपाउंड बनेंगे बड़े से और इसको बोल रहे हैं लिगेंड। जो ये बड़ा ब्रैकेट वाले कोष्टक में रहेगा ना इसके अंदर जो डी ब्लॉक के तत्व को छोड़ के जो कंपाउंड आएंगे उसको लिगेंड बोलेंगे। लिगेंड का नेचर ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, डोनर होते हैं। और लुईस के हिसाब से लुईस क्षार भी होते हैं अर्थात लुईस बेस और ये डोनेट करते हैं, दान करते हैं इसको क्योंकि इसके पास खाली जगह रहता है। इधर पढ़े भी हैं हम लोग अपूर्ण भरा रहेगा इसका डी कक्षक अर्थात डी में 1 से 9 तक का इलेक्ट्रॉन होगा उसी को डी ट्रांजिशन बोलेंगे। अब डी ट्रांजिशन वास्तव में क्या है समझिए। अब ये तो हमारा हो गया लिगेंड का काम। अब लिगेंड की वजह से होता क्या है, ये जो हमारा डी के जो 5 ऑर्बिटल हैं ये ऑर्बिटल 2 अलग अलग भागों में टूट जाते हैं। ऐसे जो EG वाला रहता है ये ऊपर चला जाता है और T2G वाला नीचे आ जाता है ऐसे। अब इसमें ऊर्जा किसकी अधिक है, ये T2G है अपना और ये है EG। तो ऊर्जा का हमारा ये क्रम है, मतलब ऐसे। ये तो आयन के फॉर्म में जब रहेगा तब है, लेकिन जब लिगेंड आ जाएंगे किसमें मतलब ये वाली चीज़ें इसके साथ, तो ये लिगेंड अपने प्रभाव से क्या करता है, इनके जो ऑर्बिटल रहते हैं अपने ताकत की वजह से इसके ऑर्बिटल को तोड़ देता है अलग अलग। इसको स्प्लिटिंग या विपाटन बोलते हैं, जो कि अगले यूनिट में बहुत डिटेल में है। यहाँ पे हम सामान्य समझ रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ ये समझिए कि ये जो इसके ऑर्बिटल हैं टूट जाते हैं 2 अलग अलग एनर्जी लेवल पे। चूँकि ये हमारा क्या है, एनर्जी का लेवल है, ये नीचे और ये ऊपर, मतलब कम से अधिक की ओर। तो इसका ऊर्जा क्या होगा, कम ऊर्जा रहेगा, नीचे वाला निम्न ऊर्जा जिसको बोलूँगा, और ये क्या है, उच्च है या अधिक ऊर्जा स्तर। और T2G ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, डी कक्षक है। और ये भी क्या है, ये भी हमारा डी कक्षक है, क्योंकि डी को ही ये तोड़ के 2 अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ठीक है। अब सोचिए ये हमारे इसमें यदि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं खाली रहे, यदि सपोर्ट मान लो सब पूरे भरे हुए हैं ऐसे, या फिर न्यूनतम एक समझ लीजिए कि एक हमारे पास इसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अयुग्मित है न्यूनतम गिरे हालत में। ठीक है, क्योंकि या तो पूरे भरे रहेंगे या फिर एक अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड, 6 ऐसा, मतलब 5 तक हो सकता है मैग्नीज के केस में मैक्सिमम। बाकी उसके बाद फिर इसका पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा। पेयरिंग मतलब ये जोड़ा बनाना शुरू कर देगा, मतलब 1 2 3 4 5 के बाद छठवां में ऐसा पेयरिंग बन जाएगा तो फिर अनपेयर्ड 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अधिकतम 5 हो सकता है, न्यूनतम 1 हो सकता है। अब सोचिए ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे है ऐसे। अब क्या होगा, जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व के कंपाउंड हैं वो क्या करेंगे कि जिसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कंपाउंड जो भी लाइट आएगा बाहर से, उस लाइट को ये अवशोषित कर लेगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये इसके ऊपर लाइट पड़ा फोटान के फॉर्म में, जिसको HNU बोलते हैं, और इसको क्या कर लेगा, ये अवशोषित कर लेगा। अवशोषित करेगा तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अवशोषित करके ये चला जाएगा यहाँ ऊपर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा ऊर्जा पा करके यहाँ T2G जो डी कक्षक का टूटने के बाद बना है उसमें से कूद कर यहाँ चला जाएगा। मतलब ये यहाँ अब न रह करके इधर पहुँच जाएगा। अब यहाँ पहुँचेगा कम ऊर्जा से कहाँ, ज़्यादा ऊर्जा, इसी को कम ऊर्जा स्तर से ज़्यादा। ये देखिए निश्चित आवृत्ति का दृश्य प्रकाश जब पड़ता है तो यह अवशोषित कर लेता है। अवशोषित मतलब सौंख लिया, और ज़्यादा ऊर्जा लेकर के कम से ऊपर में चला गया कूद के। अब ऊपर में जाके वो अटका नहीं रहेगा, वो क्या होगा, वापस आएगा यहाँ से, वापस होगा मतलब ऐसे। और वापस होगा तो क्या होगा, फिर से निम्न होने वाला है। अभी अब चूंकि ऊपर चला गया तो उच्च हो गया था, अब नीचे आएगा तो क्या होगा, निम्न होगा, अर्थात उसकी ऊर्जा घटेगी तो क्या करेगा, जो इसके पास ज़्यादा ऊर्जा है उस ऊर्जा को अभी कम करेगा, तो इस ऊर्जा को ये बाहर निकालेगा। ठीक है, और ये ऊर्जा किस फॉर्म में है, ये ऊर्जा है हमारा दृश्य प्रकाश अर्थात विजिबल प्रकाश के फॉर्म में, जिसको विबग्योर बोलते हैं, जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं उस फॉर्म में है। ठीक है,
उसी फॉर्म में इसने लिया था और उसी फॉर्म में इसने वापस कर दिया, अर्थात रिलीज कर दिया और नीचे आ गया। तो ये चूंकि डी से डी में जा रहा है इसलिए इसको कहा जाता है डी डी ट्रांजिशन या डी डी संक्रमण। तो संक्रमण धातु की एक खासियत है कि इलेक्ट्रॉन उसके यहाँ से वहाँ जंप करेंगे, इसीलिए हम संक्रमण धातु में हमेशा पढ़ते हैं कि उसमें अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि अयुग्मित या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो यहाँ से वहाँ जंप करेगा और वहाँ से यहाँ आ पाएगा। और यदि नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने का जगह ही नहीं रहेगा, खाली नहीं रहेगा अपने पास ऑर्बिटल, तो जंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए संक्रमण तत्व में ये स्पेशल गुण है उसका, डी डी ट्रांजिशन होता है। अब तो हमारा इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला गया और ऊपर से यहाँ आया तो लाइट छोड़ दिया। अब लाइट कैसे छोड़ेगा, तो पहले जो उसने लाइट ग्रहण किया है जिस भी रंग का, उसके ठीक कम्प्लीमेंट्री अर्थात पूरक रंग का या फिर उससे थोड़ा सा अलग रंग का, उसके अपोजिट रंग का एक लाइट फेंकेगा। उस वजह से क्या होगा, जो कंपाउंड जिसने जो रंग को सोखा था उससे चूंकि वो अलग रंग को छोड़ रहा है वापस अधिक ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में आने के लिए, तो उस कलर का हमको कंपाउंड दिखेगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कलर कैसे शो होगा। अब देखिए कलर का एक साइकिल होता है, उस साइकिल को ऐसे बनाते हैं इस तरीके से। अब कलर में हमारे पास ये होते हैं विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज मतलब संतरा का नारंगी हो गया, और रेड। तो इसमें से ये इंडिगो और वायलेट ये लगभग एक साथ रहते हैं, बाकी सब ऐसे, वायलेट के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड। तो ये हमारा हो गया कलर का साइकिल। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए यदि हमारा कोई कंपाउंड इसमें से वायलेट रंग को अवशोषित कर लेता है अर्थात सोखता है, सोख करके ऊपर चला गया और उसके बाद जब वापस होगा ना तो वायलेट के ठीक अपोजिट में ये है, देखिए पूरा का रंग इसको बोलते हैं। तो वो जो कंपाउंड है वो बैगनी रंग का नहीं दिखेगा, वो दिखेगा हमको पीले रंग का या फिर पीले से संबंधित कोई भी उसी तरीके का रंग। वैसे मान लो कोई कंपाउंड हमारा जो दृश्य प्रकाश है अर्थात विजुअल रेंज का लाइट है, उसमें से नीले रंग को सोख लिया तो और वापस आया तो लाइट को फिर छोड़ेगा तो वो नीला नहीं दिखाई देगा, वो छोड़ रहा है अब ऑरेंज कलर का, अर्थात इसके ठीक उल्टा, मतलब जिस रंग को वो सोखा है उसको छोड़ के वो दूसरा रंग छोड़ेगा। अब मान लो कोई ऐसा रेड और ऑरेंज को सोख लिया है, दोनों को एक साथ सोख लिया, तो वो जब कलर शो करेगा ना वापस आएगा तो ब्लू और ग्रीन दोनों कलर एक साथ शो करेगा, अर्थात वो रंगीन दिखेगा इस तरीके से, अर्थात उन कलर का मिक्सचर दिखेगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने सीख ली होंगी और समझ ली होंगी, और ये आपको कलर का साइकिल भी समझ में आ गया होगा। अर्थात जिस रंग को सोखेगा उसके ठीक अपोजिट, अर्थात जिसको क्या बोल रहे हैं पूरक रंग बोल रहे हैं, उस रूप में उत्सर्जित करेगा। इस कारण क्या है, कंपाउंड ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे निम्न, देखिए निम्न डी कक्षक से उच्च डी, निम्न डी मतलब ये हो गया और उच्च डी का अर्थ ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमारे संक्रमण धातु हैं वो कलर शो करेंगे। इसको जल्दी से नोट करिए। फिर हम लोग इसका जो दूसरा है, ये तो डी डी संक्रमण हो गया, कब होगा, जब हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो। लेकिन अभी और बचा है, क्या बचा है, ये तो पहला प्रकार हो गया, दूसरा हमारा बचा है चार्ज ट्रांसफ़र, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में होता क्या है, यहाँ पे एक थ्योरी रहता है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, ये हायर क्लास का है। तो ये उन कंपाउंड के लिए रहते हैं जिनके पास डी में या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर डी पूरा पैक भरा हुआ है, उन कंपाउंड में इसके द्वारा कलर शो होता है। कहने का अर्थ है कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो वो हमेशा कलर शो करेगा इसके द्वारा, डी डी ट्रांजिशन के द्वारा अर्थात डी डी संक्रमण के द्वारा। और यदि उसमें ऐसे पूरे पेयर्ड मिल जाते हैं 10 के 10 इलेक्ट्रॉन या फिर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते डी के और फिर भी वो रंगीन दिख रहा है, तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर अब डी डी संक्रमण नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, वहाँ पर हो रहा है ये वाला चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा, मतलब लिगेंड मेटल टू चार्ज ट्रांसफ़र। ठीक है, लिगेंड और मेटल के बीच में चार्ज अर्थात आवेश का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसका कारण ये लिखेंगे हमेशा चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसको करेंगे कि इसके क्वेश्चन और कैसे पूछे जाते हैं। ये तो एक सामान्य हो गया कि अपने ट्रांजिशन एलिमेंट है, संक्रमण धातु है और रंगीन क्यों होते हैं, तो उसका कारण ये है मुख्य रूप से कि उनमें डी डी ट्रांजिशन होता है अर्थात डी डी संक्रमण, और डी डी संक्रमण स्पेशली एक से मतलब D1 अर्थात एक इलेक्ट्रॉन से D9 तक इलेक्ट्रॉन, या इसी को ऐसा बोल सकता हूँ N-1D अपूर्ण भरा, अपूर्ण मतलब पूरा भरा नहीं है, उस स्थिति में डी डी ट्रांजिशन होगा हमेशा, और डी डी ट्रांजिशन यहाँ पे आपको समझाया दिया गया। दूसरा जो रहेगा कलर शो करने का वो रहता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये किन में हो, ये उन कंपाउंड में होगा जहाँ पे डी पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर पूरा डी भरा हुआ है। जैसे इसके उदाहरण में देखूँ K2Cr2, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये लगभग ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमियम है इसके पास ये D0 वाला स्थिति बनता है,
तो ऐसी और भी इनका उदाहरण पढ़ेंगे, इसको जल्दी से नोट करिए। अब हम जो दूसरा प्रकार है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा वो देखते हैं। पहला केस था हमारा डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन कब मानते थे? जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन 1 से 9 तक हो, अर्थात डी में 1 से 9 तक के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तब उसी स्थिति में अर्थात अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमको, जिसके कारण कोई भी जो कंपाउंड है या यौगिक है वो क्या है, रंग शो करेगा, कलर शो करेगा। और कैसा कलर? जिसको अवशोषित करेगा उसका ठीक उल्टा कलर, जो कि मैं कलर वाले साइकिल में बताया था। ठीक है, उसको आपको याद करना है। नेक्स्ट जो दूसरा कलर शो करने वाला ऑप्शन है वो है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब जनरली होता क्या है कि यदि 0 इलेक्ट्रॉन रहे डी पे, या फिर डी का पूरा इलेक्ट्रॉन भरा रहे अर्थात 10 रहे, तो उस स्थिति में कलर लेस रहेगा कंपाउंड, कलर लेस, या फिर उसको बोल सकते हैं वाइट। वाइट अर्थात सफ़ेद। अब वाइट को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सफ़ेद कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, इस कारण कलर लेस की जगह सफ़ेद भी शब्द बोला जा सकता है या लिखा भी रहता है क्वेश्चनों में। तो यदि मैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम की यदि बात करूं, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में या तो 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या फिर 10 इलेक्ट्रॉन। और ये होने के बाद यदि वो कलरलेस नहीं है, कलर शो कर रहा है, तो उसका कारण हम हमेशा यही देंगे कि वहाँ पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के कारण वो कलर शो हो रहा है। और यदि देता है कि 0 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा रंग का दिखेगा, तो वो फिर रंगहीन रहेगा अर्थात वो कलरलेस रहेगा। लेकिन यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है या फिर 10 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये कलर शो कर रहा है, तो उसका कारण हम क्या मानेंगे? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो मेरा क्रोमियम है, ठीक है, इसको यदि हम लोग तोड़ेंगे तो ऐसा टूटेगा Cr2O7 2 माइनस, और इधर ये 2 के अलग हो जाएगा, 2 के प्लस करके। ठीक, तो मतलब ये जो डाइक्रोमेट आयन है वो किसी के साथ जुड़ा रहेगा तो हमेशा नारंगी दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए जो क्रोमियम है मेरा, इसका ऑक्सीकरण अंक धन 6 होता है। कैसे निकालेंगे इसका? देखियो, इस ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 7 दूनी हो गया 14। ठीक है, और इसका होता है +1, तो 14 में से 2 गया कितना? 14 से में 2 गया 12। और ये क्या है? क्रोमियम 2 बार है, तो एक बार के लिए 12 का आधा कितना होता है? 6। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रोमियम का 6 है, मतलब Cr+6। अब Cr+6 वाले केस में जो क्रोमियम सामान्य क्या लिखते थे हम लोग? 3D5 4s1 लिखते थे। तो 5 का पूरा 5 निकल जाएगा, 4s1, तो यहाँ पे D क्या हो जाएगा? यहाँ पे D 0 हो जाएगा। इस कारण ये ऐसा। यहाँ भी वैसी है, इस वाले केस में D हमारा क्या है? 0 है, लेकिन फिर भी वो पीला दिख रहा है, तो उसका कारण हम क्या माने? चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम का कारण हो रहा है। लेकिन आपको हमेशा ऐसा नहीं मानना है। कहने का अर्थ है कि D0 और D10 हमेशा कलरलेस रहेंगे, लेकिन यदि फिर भी वो कलर शो कर रहा है तो उसका कारण मानना है ऐसा कि देता है कि ये कलर शो कर रहा है, जबकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है डी में, या फिर पूरे डी इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो उसको कलरलेस होना चाहिए था, लेकिन वो कलर शो कर रहा है, तो उसके लिए है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। वैसे इसमें यदि देखो मैग्नीज वाले केस में, तो मैग्नीज यहाँ पे +7 स्टेट में है ऐसा। तो मैग्नीज का देखो 3D5 4s2 लिखते हैं, तो ये पूरा ख़त्म हो गया, तो ये हो गया D0। यहाँ पे यदि देखो मैं PO2 प्लस में वेनेडियम डाइऑक्साइड में, तो यहाँ पे जो वेनेडियम है +5 में है, तो वेनेडियम का यदि मैं देखूँ वेनेडियम +5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? D0। तो ये सभी में लगभग D0 स्थिति में है। तो उम्मीद है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आप समझ लिए होंगे। इसका डिटेल कुछ नहीं है, सिर्फ कारण आपको समझना है कि ये रंग दिखाते हैं, इनको रंगीन नहीं होना चाहिए था, इनको रंगहीन हो जाना चाहिए था। जो हमारा रंगीन कॉम्प्लेक्स बनाने का कॉन्सेप्ट है डी ट्रांजिशन, उस हिसाब से, लेकिन इनमें डी ट्रांजिशन नहीं होता और ये रंगीन दिखते हैं, तो इसका कारण यही है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो आयनों से संबंधित या रंगीन आयन क्यों बनाते हैं उससे संबंधित कैसे पूछे जाते हैं। एक तो रंगीन या रंगीन कैसे होता है उसके बारे में आता है, दूसरा इस टाइप से पूछता है, जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड सफ़ेद है और ये बैगनी है। सफ़ेद का अर्थ है वो कलरलेस बोल रहे हैं वास्तव में। तो कलरलेस वाले केस में क्या होता था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, अर्थात सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने चाहिए। इसको समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा TiO2, ये हमने किया, और ये क्या है? TiCl3। इनका ऑक्सीकरण अंक निकालना है। अब ये 11th में था, वहाँ से सीखना चाहिए आपको। यहाँ पे तो सामान्य चीज़ें हैं। इसका -2 होता है, और -2 और 2 करें तो कितना हो जाएगा? मतलब इसका निकालना है मुझे, तो उसको x मान लो, बीच का गैप है उसके लिए प्लस, और इसका होता है -2 × 2 और बराबर कर लो 0 बराबर, मतलब इसको एक इक्वेशन का नाम दे दो। x - 4 = 0 हो गया, x बराबर क्या हो गया? +4। इसलिए टाइटेनियम किस में आ गया? +4 स्टेट में। टाइटेनियम का कैसा होना चाहिए हमारा? 3D2 होना चाहिए और 4s2 होना चाहिए। नॉर्मल 22 इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, और आयन के फॉर्म में न रहे तब ऐसा। लेकिन देखिए 2 और 2 4 यहाँ से निकल गया, इसलिए डी कैसा हो गया? डी हो गया इसके केस में हमारे पास 0। अब यहाँ पे देखो इसका होता है -1, तो हो जाएगा -3, अर्थात यहाँ पे भी ऐसा ही निकालेंगे, -1 × 3 करके और इक्वेशन बनाएंगे बराबर 0 करके, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइटेनियम
मतलब इसमें आ जाएगा टाइटेनियम +3 स्टेट में, और जैसे यहाँ पे टाइटेनियम किस में आ गया +4 स्टेट में। +3 मतलब डी में कितना आ जाएगा 3d2 4s कितना होना चाहिए समान है 3d2 4s2 होना चाहिए, लेकिन 3 निकल गया, 3 लिखा हो तो 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3d1। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपने समझ ली होंगी। यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है किसमें टाइटेनियम +3 वाले केस में, इस कारण यह क्या है बैगनी है, इसमें डी ट्रांजिशन होगा, यहाँ पे क्या होगा डी संक्रमण या डी ट्रांजिशन। और यहाँ पे देखें यहाँ पे नहीं होगा डी संक्रमण नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे लाइट को अवशोषित नहीं करेगा तो छोड़ेगा नहीं, अर्थात उत्सर्जित नहीं करेगा। यहाँ पे अवशोषित करके उत्तेजित हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ज़्यादा ऊर्जा वाले में, वहाँ से वापस आएगा कम ऊर्जा वाले में, उसके रंग को छोड़ेगा बाहर। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, रंगीन और रंगहीन पहचान कर कारण लिखिए। तो रंगीन और रंगहीन में सीधा सा ऐसा ही पेयर और अनपेयर छांटना है। देखिए Cu+ है, Cu+, कापर का कितना होता है 29, प्लस लिखा है तो यदि नहीं लिखा रहता तो क्या लिखता मैं 3d10 और 4s1 लिखता, ठीक है, लेकिन प्लस है तो एक हटाना है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा 3d10, ये क्या हो जाएगा पूरे सब के सब जोड़ी में है तो ये हो जाएगा रंगहीन। और यदि मैं इसके चुंबकीय गुण की बात करूं जो कि हमने पीछे सीखा है, तो चुंबकीय गुण का अर्थ है कि ये सब के सब जोड़े में है तो इसको हम लोग बोलेंगे डायमैग्नेटिक या प्रति चुंबकीय, ठीक। तो ऐसा ही दूसरे को करना है Cu2+, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो Cu2+ वाले में ये हो जाएगा 3d9, पहले इसको लिखा था 3d10 4s1, जब इसमें आयन वगैरह नहीं होते तब, तो पहले नॉर्मल लिखना है समझने के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को निकाल के लिखना है। तो यहाँ चूंकि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन मुझे मिलेगा 9 हो गया, हमने लिखा था डी ट्रांजिशन में 0 से 9 तक वाले, तो यहाँ वही होगा डी ट्रांजिशन, जिसके कारण ये क्या रहेगा रंगीन रहेगा। तो कभी कभी रंगहीन को ना श्वेत भी दिया रहता है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना है, श्वेत या सफ़ेद, श्वेत या सफ़ेद का अर्थ है कि कलरलेस। ऐसा ही सेम टाइटेनियम 4+ वाले में, टाइटेनियम 4, यदि टाइटेनियम नॉर्मल रहता तो क्या लिखते हैं हम लोग 3d2 4s2 लिखते ऐसे, लेकिन 4+ लिखा तो चारों चला गया तो ये हो जाएगा 3d0। अब 0 हो गया तो ये हो जाएगा रंगहीन। ऐसे ही दूसरे का भी निकालना, जैसे मैग्नीज लिखा है मैग्नीज +3, नॉर्मल मैग्नीज रहता तो क्या लिखता मैं 3d5 4s2 लिखता, 25 होता है मैग्नीज का, तो अंतिम स्थिति ये बनता 3d5 4s2, लेकिन 3 लिखा है तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो 1 यहाँ से जाएगा तो 4, और इधर से 2 चला गया, ये क्या हो गया 0, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना रंगीन, अर्थात कलर शो करेगा। तो उम्मीद है कलर कैसे शो करेगा और नहीं करेगा ये आपने समझ लिया होगा। इसके अलावा चुंबकीय गुण वाला भी आता है कि कौन ज़्यादा अच्छा अनुचुंबकीय है, कौन ज़्यादा अच्छा प्रतिचुंबकीय है। तो ज़्यादा अच्छा अनुचुंबकीय का अर्थ है कि जिसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जैसे इन सभी के केस में इसमें अभी तक हमको सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिला है, इस कारण ये इनकी अपेक्षा था जो रंगीन है एक और ये दूसरा, तो उसकी अपेक्षा है ज़्यादा अच्छा अनुचुंबकीय गुण दिखाएगा। वैसे प्रतिचुंबकीय में तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अनुचुंबकीय में जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा वह अनुचुंबकीय गुण दिखाएगा, अर्थात चुंबकीय गुण अच्छा दिखाएगा, तेज दिखाएगा। तो उम्मीद है आज का दोनों कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बाकी जो प्रॉपर्टीज़ बचे हैं उसकी बात करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे ज़रूरतमंद बच्चों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।